दोस्तों एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी लोग सालों साल करते हैं। हर साल इस एग्जाम में लगभग 5 से 6 लाख लोग बैठते हैं और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। किसी साल 8 लाख तो किसी साल 10 लाख। जब मैंने इस एग्जाम को दिया तो उस साल भी लगभग इतने ही लोग इस एग्जाम में बैठे थे। बावजूद इसके मैंने सिर्फ 2.5 महीने में, जी हाँ सही सुना आपने, मैंने सिर्फ 2.5 महीने में ना सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर किया बल्कि टॉप रैंक के साथ में अपना होम कैडर भी लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित नहलावत है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में बीकानेर राजस्थान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी वो जर्नी शेयर करने आया हूँ जिसमें एक लड़का जो हमेशा से डायरेक्शन लेस था, जिसे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में जाके क्या करना है, कैसे करना है, वो लड़का कैसे आगे चल के लाइफ में कुछ अचीव करता है। यही जर्नी आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो अगर मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूँ तो इसकी शुरुआत होती है जयपुर से, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट तो था लेकिन डायरेक्शन लेस था। मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके लाइफ में मुझे क्या करना है। तो मैंने वही किया जो एक डायरेक्शन लेस इंसान करता है, यानी कि भेड़ चाल का हिस्सा बना और इंजीनियरिंग कर ली। अब इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान भी मैं डायरेक्शन लेस ही था। मेरा पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था, मैं बस पास हो जाता था, यानी कि बस पास हो जाता था। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान मेरी बैक लग गई थी एक सब्जेक्ट में। यूं तो 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बैक लगना एक आम सी बात है, लेकिन ये मेरे लिए आम बात नहीं थी, क्योंकि मैं स्कूल में मेरिटोरियस स्टूडेंट था और इस बैक की वजह से मेरी काफी किरकिरी होने लगी थी। मुझे अच्छे से याद है कि जब घर पे मेरी बैक के बारे में पता चला था तो घर का माहौल एकदम से बदल गया था। पापा ने तो जैसे सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मुझे याद है कि जब मैं घर में आता था तो वो मुझसे मुंह फेर लेते थे, मुझसे बात करने से भी बचने लगे थे। अब एक तो पढ़ाई का इतना प्रेशर और उसके बाद में घर वालों का ऐसा बर्ताव, इस चीज ने मेरे दिमाग पे थोड़ा बुरा असर डाला और मैं नशे की तरफ चला गया। शराब और सिगरेट तो जैसे रोज का काम हो चुका था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़का क्या एसएससी करेगा। लगा तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन उस दौरान हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतनी खराब कि पापा को बड़ी मुश्किल से हम तीनों भाई बहनों की पढ़ाई और घर का खर्चा चला पा रहे थे। घर का खर्चा चलाने के लिए भी उन्हें दोस्तों से और रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ रहा था। उस वक्त हमारे पास में एक बाइक तक नहीं थी। कहीं आने जाने के लिए भी हमें रिश्तेदारों से या आस पड़ोस से बाइक उधार लेनी पड़ती थी। वो लोग भी हमारी फैमिली को थोड़ी नीची नजर से देखा करते थे। एक और बात, इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस से करी है और अपने बैच का मैं अकेला ऐसा स्टूडेंट था जिसके पास में लैपटॉप नहीं था। प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए भी मुझे दोस्तों से लैपटॉप उधार लेना पड़ता था। इन सब से मुझे बहुत छोटा फील होता था और यहीं से मेरे जिंदगी में एक जुनून आया कि कुछ भी हो मुझे अपनी फैमिली और खुद की लाइफ को बदल के रखना है। मुझे अच्छे से याद है कि एक शाम को पापा ने मुझे बुलाया। कुछ देर तो वो शांत खड़े रहे, मैं भी उनके सामने गर्दन झुकाए उनकी पैरों की तरफ देखता हुआ शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि देख अमित, तुझे पता है कि कितनी मुश्किल से तुम तीनों भाई बहनों की पढ़ाई और इस घर का खर्च मैं चला रहा हूँ, और उसके बावजूद भी, ये सब कुछ पता होने के बाद भी और इतना टैलेंट होने के बाद भी तू खुद को बर्बाद कर रहा है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा आने वाला कल मेरे सामने आके मुझसे सवाल कर रहा हो कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। मुझे अच्छे से याद है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस कदर खराब हो चुकी थी कि मुझे पॉकेट मनी के नाम पर डेली के 10 रुपए मिला करते थे, जिनमें 5 रुपए कॉलेज जाने का किराया होता था और 5 रुपए कॉलेज से वापस आने का किराया होता था। 5 रुपए की चाय पीने के लिए भी मुझे दोस्तों से कई बार उधार लेना पड़ता था। खैर, अब इन बातों की मैं शिकायत नहीं करता था क्योंकि मैं चीजों को समझने लगा था। अब मेरे दिल में बस एक ख्याल था कि कैसे भी हो इस सिचुएशन को मुझे चेंज करना है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली को दोबारा इस तरीके की किसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम तक मुझे एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही मेरे पॉइंटर्स इतने ज्यादा थे कि मुझे एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। एसएससी के बारे में मुझे पता चला कॉलेज के फाइनल ईयर्स के दौरान ही मेरे कॉलेज के सीनियर से। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह इस एग्जाम के थ्रू आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बस तब से दिमाग में एक ही जुनून था कि बस इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है, और वहां से एक डायरेक्शन लेस लड़के को एक डायरेक्शन मिल चुकी थी। कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो चुके थे और मेरे और एसएससी के एग्जाम के बीच में सिर्फ 2.5 महीने का वक्त बाकी था। ये सब कुछ बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा था। उस वक्त मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं पहले ही हार मान लूं और अगले साल के पेपर के लिए तैयारी करूं, या फिर इन 2.5 महीनों में अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखूं। जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने दूसरा रास्ता चुना और अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। बहुत मुश्किल से मैं पापा के पास पहुंचा और उनसे कहा कि बस एक आखिरी बार मुझे एक मौका चाहिए और ये आखिरी बार होगा जब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। पापा ने भी मुझे कोचिंग की फीस दे दी भरोसा करके। अब जाहिर सी बात है कि वक्त बहुत कम था,
तो मुझे ये पता करना था कि मैं इस एग्जाम में कहाँ स्टैंड करता हूँ। उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट दिया। दोस्तों यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको अपनी औकात का पता चलता है। मतलब आपको पता चलता है कि आप इस एग्जाम के तालाब में कहाँ पे कितने पानी में हैं। मैंने भी एसएससी की तैयारी से पहले मॉक टेस्ट दिया। जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम लिस्ट में नीचे से 7वें नंबर पे था। लेकिन उससे मुझे ये पता चला कि इन सब लोगों के बीच में मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो अब शुरू हुई एसएससी की पढ़ाई। अब जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत सी चीजें डिस्टर्ब करती हैं। दोस्त डिस्टर्ब करते हैं, रिश्तेदार डिस्टर्ब करते हैं, फोन भी डिस्टर्ब करता है। अब मुझे भी करता था। तो इन सब से निजात पाने के लिए मैंने एक तरीका निकाला। मैं अपनी पढ़ाई रात को किया करता था। रात को एक तो वातावरण शांत होता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए ना दोस्त होते हैं ना रिश्तेदार होते हैं। आपका दिमाग भी बिल्कुल आपकी पढ़ाई में होता है, इधर उधर नहीं भटकता आपका दिमाग। जहां तक फोन की बात है, फोन को भी मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। अब उसका काम सिर्फ इतना था कि वो मुझे हर उस नींद से जगाता था जो नींद मुझे मेरे एम से दूर ले जाए। पढ़ाई में मैंने रात दिन एक कर दिए थे। अकॉर्डिंगली सब प्लान किया। मैं रात को 3 बजे इसलिए नहीं सोता था कि मुझे नींद आ रही है, बल्कि मैं इसलिए सोता था कि अगर नहीं सोया तो अगले दिन कोचिंग में नींद आएगी। जुनून इतना था पढ़ाई का कि सपने में भी मुझे बस एसएससी ही दिखाई देता था। मैंने अपने पूरे टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करा था। यही मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके सिलेबस को देखिए और उसको देखकर ये मत सोचिए कि आपको इतनी सारी पढ़ाई करनी है, बल्कि उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए। और जब आप इन छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करेंगे तो एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उतने ही आप एग्जाम के लिए तैयार होते जाएंगे। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। आप में जितना कॉन्फिडेंस है और अगर उस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने मेहनत से एग्जाम की तैयारी करी है तो रिजल्ट तो एक ना एक दिन आपके फेवर में आना ही है। और वैसे भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, रिजल्ट की नहीं। अगर एग्जाम की तैयारी सच्चे दिल से करी है तो रिजल्ट एक ना एक दिन आपके फेवर में आएगा ही। एक और चीज जो मैं हमेशा किया करता था, मैंने अपने नोट्स को भी पार्ट्स में डिवाइड किया था। यानी इंग्लिश का अलग, जीके का अलग और मैथ्स का अलग। खैर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई नोट्स नहीं हो सकते। मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। जितनी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं उतने ही आप मजबूत होते जाते हैं। दोस्तों एसएससी एक बहुत सिंपल सा एग्जाम है जिसे बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपकी प्रैक्टिस। दोस्तों हर साल लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सही सवालों का जवाब दे सके। दोस्तों जीके का सिलेबस हर साल चेंज होता है, इंग्लिश के सवाल भी लगभग हर साल चेंज हो ही जाते हैं, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सवाल भले ही चेंज हो जाएं लेकिन बेसिक कंसेप्ट वो ही रहता है। मैं उसी की हमेशा से तैयारी किया करता था। मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर रखा था, जैसे 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441। आप भी ऐसे ही जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं उनको एकदम मुख जबानी करना शुरू कर दीजिए। इन सब के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एसएससी की तैयारी के दौरान मैंने अपने दिमाग को इस तरह से तैयार किया था कि इसमें हमेशा कोई ना कोई सवाल ही घूम रहा होता था। जब मैं कभी दोस्तों के साथ में किसी दुकान पे भी खड़ा होता था तो कोई ना कोई करंट टॉपिक छेड़ दिया करता था। उससे होता क्या था कि मैं हर टाइम कोई ना कोई नई नॉलेज अपने दिमाग में स्टोर कर रहा होता था। और इन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने का फायदा पता है क्या हुआ? वो लड़का जो हमेशा से डायरेक्शन लेस था, जिसे ये नहीं पता था कि लाइफ में आगे जाके क्या और कैसे करना है, उस लड़के ने सिर्फ 2.5 महीने की तैयारी में अपने पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। और इतना ही नहीं, मैं उन चुनिंदा लोगों में शामिल था जिसे अपना होम कैडर भी मिला। दोस्तों आज मैं बीकानेर राजस्थान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। इस 2.5 महीने की एसएससी की तैयारी के दौरान मैंने एक बात जरूर सीखी कि आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर और भी कोई एग्जाम, आप अपने एग्जाम से अगर अपने पर्पस को जोड़ दें तो जो हम ये एग्जाम्स की तैयारी सालों साल करते हैं ना, इसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती है। आज मैं एक राइटर, एक गिटारिस्ट, एक सिंगर, एक म्यूजिक कंपोजर और एक पोइट्री आर्टिस्ट भी हूँ। राइटिंग मेरा पैशन बना जॉब लगने के बाद में। आज यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी पोइट्री वीडियोस हैं जिन्हें पूरे देश से बहुत प्यार मिल रहा है। मगर ये सब मैंने तब किया जब मुझे मेरा मकसद मिल चुका था। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में मुकाम से ज्यादा मकसद का होना बहुत जरूरी है। तो अपने इसी मकसद को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए और ये भी बताइए कि आप इसे कैसे और कब पाने वाले हैं। थैंक यू।